फ्रेंड्स, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत आपको मैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में इसके पूर्व की कक्षाओं में मैंने आपको बताया, पढ़ाया। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यह है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं क्या क्या होती हैं और उनका समाधान हम क्या दे सकते हैं, यानी प्रॉब्लम्स ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन एंड देयर रिमेडियस, यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं और उनका समाधान क्या हो सकता है। आज का हम लोग का यही टॉपिक रहेगा, इस पे अध्ययन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। जैसा कि स्लाइड में लिखा हुआ है कि हमारे देश में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आशा अनुरूप प्रगति नहीं हो पाई है। कहने का मतलब यह है, विश्व के अपेक्षा भारत में जो है जो उन्नति, जो प्रगति होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। जनसाधारण और सरकार के उपेक्षित व्यवहार के वजह से जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्तमान में चल रही है भारत में, उसकी जो स्थिति है वो क्या है, काफी दयनीय है। यानी विश्व के अपेक्षा जो तरक्की, जो उन्नति, जो विकास होने चाहिए वो भारत में अभी जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा को लेकर के नहीं दिखती है। आज भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों समस्याएं विद्यमान है, जिसके परिणाम स्वरूप यह उन्नति नहीं कर पा रही है। अब वो समस्याएं कौन कौन से हैं, हम लोग नीचे उसका अध्ययन बारी बारी से पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे और उन अगर समस्याओं पर विशेष तौर पर आम जनमानस के द्वारा और सरकारों के द्वारा अगर ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मजबूत किया जा सकता है। ठीक है ना। कहने का भाव मेरा यह है कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्तमान समय में चल रही है भारत में, उसमें अभी भी बहुत सी समस्याएं हैं। आगे आपको पॉइंटेड करके मैं एक एक को बताऊंगा। अगर उन समस्याओं पर सरकार के द्वारा या आम जनमानस के द्वारा विशेष तौर पर अगर उसको ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से जैसे भारत में अन्य शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, उसी तरह से हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा को भी मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समस्याओं के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इसके समाधान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली समस्या जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा में देखने को मिलती है वो यही है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश हेतु, एडमिशन जिसको आप कहते हैं, प्रवेश हेतु आयु की समस्या है या एज की समस्या है। कहने का भाव यह है कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है इसमें किस उम्र के बच्चों को प्रवेश दी जाए, ये आज भी भारत में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। हालांकि कोठारी आयोग ने कहा था कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ये जो निर्धारण था या मानक था उसका अनुपालन आज भी भारत के पूर्व प्राथमिक शिक्षा में नहीं होता। अमूमन देखा जाता है कि छोटे बच्चों को पालन गृह के नाम पर उनको जो है इस तरह के विद्यालयों में भेज दिया जाता है जिनका कोई शिक्षा देने और शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि केवल बच्चों की देखरेख और उनकी क्या कहते हैं, जो उनकी माता पिता की जो दिनचर्या है वो न डिस्टर्ब हो, इस नाते उन बच्चों को पालन गृह में भेज दिया जाता है। अतः स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि प्रवेश संबंधी जो उम्र की समस्या है वो आज भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा में पाई जाती है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आपका कहता है, दूसरा पॉइंट आपका कह रहा है कि पाठ्यक्रम की समस्या क्या है, पाठ्यक्रम की समस्या। पाठ्यक्रम की समस्या का सीधा मतलब यही है
कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है इनमें बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, औपचारिक रूप से कोई किताबी ज्ञान दिया जाए या अनौपचारिक रूप से बच्चों को व्यवहारिक जीवन की जो बुनियादी जरूरतें होती हैं उनको बिना किसी पाठ्यक्रम में रख करके पढ़ाया जाए। यानी इन दोनों के बीच में विरोधाभास देखने को मिलता है। और इसको वर्तमान दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत के विभिन्न विद्यालयों में, चाहे वो प्राइवेट स्तर पे संचालित हो रहे हों, चाहे सरकारी स्तर पे संचालित हो रहे हों, उसमें किताबी ज्ञान पर विशेष फोकस रखा जा रहा है। महंगी महंगी किताबों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। जबकि अगर विद्वानों की बात मानी जाए तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह से अनौपचारिक होनी चाहिए, जिसमें खेल के माध्यम से, बच्चों की रुचि के माध्यम से उनको जीवन की बुनियादी जानकारियां प्रदान की जानी चाहिए, न कि किसी पाठ्यक्रम में बांध करके उनको पढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस तरह की समस्या भी भारत के वर्तमान पूर्व प्राथमिक शिक्षा में भी अभी भी देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट है असमान तथा अस्पष्ट उद्देश्य। क्या है? असमान तथा अस्पष्ट उद्देश्य। अभी भी देखा जाता है कि विभिन्न आयोगों के माध्यम से पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए। जैसे आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जो इसका उद्देश्य पढ़ा रहे थे, तो मैंने आपको कोठारी आयोग के उद्देश्य के बारे में बताया था। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो भिन्न भिन्न कॉलेजों में जो है, अलग अलग कॉलेजों में क्या है, अलग अलग उद्देश्य निर्धारित करके बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। और जो उद्देश्य रखे भी गए हैं वो अस्पष्ट है। किसी कॉलेज में बच्चों को उनकी जो बुनियादी जरूरतें हैं उस पर विशेष ध्यान न दे करके पैसे कमाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की पुस्तकों पर आधारित इस तरह की शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिनका मूल उद्देश्य यही है धन कमाना, धन की पूर्ति करना या धन कमाना, न कि बच्चे के जीवन की जो बुनियादी उद्देश्य होते हैं उसकी पूर्ति करना। यह भी एक तरह से पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्या के रूप में देखने को वर्तमान में मिलती है। आगे बढ़ते हैं। चौथा है अभिभावकों की अज्ञानता। क्या है? अभिभावकों की अज्ञानता। वैसे भारत में क्या कहा जाए, शिक्षा का जो स्तर है वो अभी बहुत निम्न है। शिक्षा का जो स्तर है भारत में वो बहुत निम्न है। अभी हमारे माता पिता ही क्या है, अशिक्षित हैं। क्या है? अशिक्षित हैं। इसलिए वो बात केवल पूर्व प्राइमरी शिक्षा की नहीं है, वो किसी भी शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं। तो माता पिता की अज्ञानता या गार्जियन की अज्ञानता भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा को पूरी तरह से सफल होने में क्या कहते हैं, एक समस्या के रूप में देखने को मिल रही है कि जो घर के गार्जियन होते हैं वो इस शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते हैं, जिसके नाते यह शिक्षा पूरी तरह से अभी सफल नहीं हो पा रही है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, पांचवा पॉइंट समझते हैं। पांचवा जो पॉइंट आपका दिया हुआ है वो यह है, क्या दिया है कि सरकार की उदासीनता। सरकार की उदासीनता का मतलब यही है कि जो ध्यान सरकार को देनी चाहिए इस शिक्षा के माध्यम से वह सरकार इसको नहीं दे रही है। और इसमें एक चीज और भी है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा को संवैधानिक रूप से जो है इसकी व्याख्या संविधान में नहीं की गई है, या संवैधानिक रूप से ये जो है यह शिक्षा उपलब्ध नहीं है, जिसके नाते सरकार भी इस पर विशेष ध्यान नहीं देती है। और इस तरह की जो शिक्षा है वो व्यक्तिगत हाथों में एक मोटी रकम कमाने के उद्देश्य से आम जनमानस के बीच दी जाती है। तो अगर सरकार इसको अच्छे से गवर्न करती, अच्छे से इसकी व्यवस्था करती, तो निश्चित रूप से पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी मजबूत होती। तो सरकार की उदासीनता का सीधा मतलब यही है कि सरकार इस शिक्षा को लेकर के कोई विशेष ध्यान या विशेष रूपरेखा या विशेष कोई गाइडलाइन नहीं बना पा रही है, जिसके नाते यह शिक्षा अभी भी विश्व की अपेक्षा बहुत पीछे है भारत में। समझ में आ रही है? छठवां पॉइंट समझते हैं। छठवां पॉइंट क्या कहता है आपका? हाँ, छठवां पॉइंट आपका यह कह रहा है धन की कमी। इसका सीधा सा मतलब यही है,
धन की कमी का सीधा सा मतलब यही है कि सरकार जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर जो धन खर्च करने चाहिए वो धन खर्च नहीं करती है, क्योंकि किसी भी विद्यालय की बुनियादी जो जरूरत होती है वो धन होती है। धन के द्वारा या पैसे के द्वारा ही कोई शिक्षा, चाहे वो भवन के रूप में मजबूत करना हो, चाहे किताब के रूप में मजबूती प्रदान करना हो, या शिक्षक की सैलरी के रूप में मजबूती प्रदान करना हो, और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। जब धन रहता है तभी जाकर के एक विद्यालय पूर्ण रूप से उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। तो अभी भी वर्तमान में देखा जा रहा है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का न तो कोई स्वरूप निर्धारित है, न तो कोई निर्धारित इसका स्थान है, न तो कोई निर्धारित इसका कोई विद्यालय है, जिसके नाते यह पूर्व प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह से भारत में सफल नहीं हो पा रही है। जिसके मूल समस्याओं में एक समस्या भी है कि सरकार इसमें क्या कर रही है, पूरी तरह से अपनी जो शिक्षा बजट होती है उसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा को लेकर के ज्यादा गंभीर नहीं है, ज्यादा पैसा इस पे खर्च नहीं करती है। अमूमन देखा जाता है, रिपोर्ट के आधार पर मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि जितना शिक्षा बजट सरकार अन्य शिक्षा पे खर्च करती है उसमें से मात्र 0.2% ही पैसा पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर सरकार खर्च करती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 0.2% जो शिक्षा बजट पेश करती है सरकार, वो इतना खर्च पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर करती है, तो शिक्षा कितना तरक्की कर सकती है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 7वां पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। 7वां पॉइंट यही है कि शिक्षक प्रशिक्षण की समस्या तथा योग्य अध्यापकों की समस्या। ये 2 पॉइंट एक में जोड़ करके मैं आपको समझाऊंगा। शिक्षक प्रशिक्षण की समस्या का मतलब यह है कि जो भी वर्तमान में चाहे व्यक्तिगत स्तर पर चाहे सरकारी स्तर पे जो भी कॉलेज चल रहे हैं उसमें जो शिक्षक का जो योग्यता निर्धारित की गई है वो पूरी तरह से सफल नहीं है। अमूमन देखा जाता है कि जो व्यक्तिगत विद्यालय हैं उनमें कम पढ़े लिखे बच्चे बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए पैसे और बेरोजगारी के कारण वो छोटे छोटे बच्चों को या पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाते हुए पाए जाते हैं। उनको न तो किसी प्रकार का कोई टीचिंग प्रशिक्षण प्राप्त होता है, न तो उनको किसी प्रकार से बच्चों के लिए पढ़ाने के गुण सिखाए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, इन विद्यालयों में जाकर पढ़ाते हैं। तो वर्तमान में देखा जाए तो योग्य अध्यापकों की भी कमियां हैं, समस्याएं देखने को मिलती है पूर्व प्राथमिक शिक्षा में, और इन शिक्षकों को पूरी तरह से प्रशिक्षित भी नहीं किया जाता है। ठीक है ना, ये दोनों समस्याएं वर्तमान में प्री प्राइमरी एजुकेशन में स्पष्ट रूप से दिख रही है, और आप भी इस बात को बहुत सहजता से इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। 8वां पॉइंट समझते हैं, दिया हुआ है कि पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के भवन की समस्या। भवन मतलब यहां सीधा सा मतलब है मकान से, यानी बच्चों के विद्यालय से। इसको मिटा लिया जाए, क्या है, बच्चों के विद्यालय से है, मतलब जो छोटे मोटे बच्चों के लिए जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उनमें उनको एक अच्छे भवन या मकान में शिक्षा व्यवस्था करके, क्या कहते हैं इसको, टीन वगैरह में लोग व्यवस्था करते हैं, या यूं कह लिया जाए छोटे मोटे घरों में ही इस तरह के छोटे बच्चों की शिक्षा वर्तमान में भी दी जा रही है, जिसका मूल उद्देश्य यही है कि इन बच्चों के माध्यम से धन कमाना, न कि इनके उद्देश्य की पूर्ति करना, न तो इनकी बुनियादी जरूरतों के आधार पर शिक्षा प्रदान करना, और न ही सरकार के मानक के आधार पर इनको शिक्षा देना, बल्कि इनका मूल उद्देश्य यही है कि किसी तरह से नर्सरी स्कूल या मॉन्टेसरी स्कूल इस तरह के विद्यालयों को खोल करके, चाहे वो भले ही क्या कहते हैं कट्रेन में चला, चाहे भले ही वो टीन में चला, या भले ही टूटा मुटा व्यवस्था हो, मतलब उनमें बैठने की भी व्यवस्था नहीं है, अच्छा वातावरण भी नहीं है, अच्छी कक्ष भी नहीं है, कोई सुविधा भी नहीं है। ये वर्तमान पूर्व प्राइमरी शिक्षा में आज भी देखने को मिल रहा है। 9वां पॉइंट आपका दिया हुआ है, इसको समझते हैं। दोषपूर्ण शिक्षण विधियां। क्या दिया हुआ है, दोषपूर्ण शिक्षण विधियां। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए खेल विधि का प्रयोग होना चाहिए, उनकी
रुचि के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। उनकी अभिवृत्ति क्या है, उनके हिसाब से शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा आजकल वर्तमान में देखा क्या जा रहा है कि जो नर्सरी कॉलेजेज हैं या जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, उनमें बच्चों को वही जो ऊपरी कक्षाओं में बच्चों को व्याख्यान विधि के माध्यम से पढ़ाई जाती है, बच्चों को लिखित रूप से होमवर्क दिए जाते हैं जिनमें किसी प्रकार का उनका खुद का कोई इन्वॉल्व नहीं होता है। वही टीचर विधि के माध्यम से टीचर उनको जो भी दिशा निर्देश देता है। यानी कहने का सीधा मतलब यही है कि छोटे बच्चों की पढ़ाने की जो विधि है वो पूरी तरह से दोषपूर्ण है। उनमें खेल का अभाव दिखता है, उनकी रुचियों में के हिसाब से पढ़ाई नहीं होती है, उनकी क्या सोच है, क्या वो पाना चाहते हैं, किस माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, इस पर विशेष ध्यान वर्तमान विद्यालयों में देखने को नहीं मिलते। ठीक है ना। तो ये हो गया दोषपूर्ण शिक्षा विधियां। आगे बढ़ते हैं और 9वां पॉइंट समझते हैं। 9वां पॉइंट दिया हुआ है आपके सामने है, क्या है कि मात्र शहरों में ही ऐसे विद्यालयों की अधिकता देखने को मिलती है। यह भी एक बहुत मेजर समस्या आप मान सकते हैं कि जो पूर्व प्राइमरी शिक्षा है, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, क्या है, वो गांव देहातों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। और देखने को मिलते भी हैं तो किसी न किसी कॉलेज से क्या होते हैं, संबद्ध करके पढ़ाया जा रहा है, न कि इस तरह के अलग से स्कूल खोले जा रहे हैं। जबकि इस तरह का स्कूल अगर देखने को कहीं मिलता है तो विशेष तौर पे शहरों में विशेष तौर पे मिलता है। प्लेवे स्कूल हो या नर्सरी कॉलेज हो या छोटे बच्चों के लिए और भी नामों से विद्यालय स्थापित किए जाते हैं। तो कहने का मेरा भाव यही है कि जो इस तरह की शिक्षा को लेकर शहरों में जिस प्रकार की जागरूकता है, उस प्रकार से गांव में इस शिक्षा को लेकर के कोई विशेष जागरूकता नहीं है। तो अगर इस शिक्षा को मजबूती प्रदान करना है तो शहरों के साथ साथ गांव में भी इस तरह के विद्यालयों की स्थापना हमें आपको करना चाहिए, तभी गांव के बच्चे इस तरह की शिक्षा से लाभ उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका 11वां पॉइंट क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं। दिया हुआ है अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या, इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत में शिक्षा को सुधारने के लिए अंग्रेजों के शासनकाल में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी, जिसका मूल उद्देश्य यही था कि देश की शासन व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ शिक्षा संबंधी कमियों को दूर करने के लिए आप अपना सुझाव दीजिए। तो साइमन कमीशन ने क्या किया, एक उप समिति बनाते हुए हरटाग समिति की स्थापना किया। क्या किया, हरटाग समिति की स्थापना किया, जिन्होंने हरटाग समिति की जो कोर कमेटी थी, उन्होंने भारत के विभिन्न विद्यालयों और शिक्षा मर्मज्ञों से विचार विमर्श और खोजबीन करने के बाद जो भारत की प्राइमरी शिक्षा है और जो प्री प्राइमरी शिक्षा है, उसमें 2 कमियों को उन्होंने उजागर किया। कौन कौन सा? पहला कमी उन्होंने बताया अपव्यय की, दूसरा कमी उन्होंने बताया अवरोधन की। अपव्यय क्या है कि किसी भी बच्चे को कक्षा 1 से 5 के बीच में अगर लड़का स्कूल छोड़ करके किसी और काम धंधों में चला जाता है या प्राइमरी शिक्षा या पूर्व प्राइमरी शिक्षा को छोड़ करके किसी और काम धंधा में लग जाता है, इसको कहा गया किसके द्वारा? हरटाग समिति के द्वारा। जो इसके अध्यक्ष थे सर फिलिप हरटाग, उनकी अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, उन्होंने ही यह दोनों समस्या बताया था। तो अपव्यय का मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी शिक्षा कंप्लीट होने से पहले ही किसी बच्चे को दूसरे काम धंधा में लगा देना। यह भी समस्या भारत के वर्तमान समय में भी है और इसके पहले भी था। और दूसरी समस्या इन्होंने उजागर किया था अवरोधन की समस्या। अवरोधन का सीधा मतलब यही है कि किसी भी बच्चे को क्या करना, उसकी प्राइमरी शिक्षा में ही 1 साल से अधिक समय तक उसको उसमें रखना। क्या करना? अवरोधन का सीधा मतलब यही है कि किसी भी बच्चे को एक ही कक्षा में बार बार चाहे फेल होने के कारण
या उसकी शिक्षा में क्या कहते हैं आगे न बढ़ पाने के कारण बार बार उसी कक्षा में रखना अवरोधन कहलाता है। तो वर्तमान पूर्व प्राइमरी शिक्षा में ये दोनों समस्याएं आज भी पाई जाती है, जिसके नाते एक समस्या के रूप में आज भी देखने को मिलता है कि लड़का गरीबी के कारण या शिक्षा के महत्व को न समझ पाने के कारण या माता पिता की अज्ञानता के कारण क्या करता है, लड़का प्राइमरी शिक्षा से पहले ही किसी दूसरे काम धंधा में चला जाता है, या लड़का पढ़ने में कमजोर है, बार बार एक ही क्लास में क्या होता है, फेल हो जाता है। ये समस्या आज भी बनी हुई है, इस पे सरकार को और आम जनमानस को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 12वां पॉइंट आपका क्या कहता है, प्रबंध की समस्या। प्रबंध की समस्या का सीधा मतलब ये हुआ स्कूल की शिक्षा व्यवस्था से, स्कूल की मैनेजमेंट से। अमूमन देखा जाता है कि इस तरह का जो विद्यालय है वो व्यक्तिगत हाथों में विशेष तौर पे फल फूल रहा है, जिसका मूल उद्देश्य यही है इस तरह के विद्यालयों को खोल करके मोटी रकम कमाना, न कि इस तरह की शिक्षा को बढ़ावा देना। अतः प्रबंधन की समस्या स्पष्ट रूप से दिख रही है कि सरकार को या निजी हाथों में जो भी इस तरह की शिक्षा का प्रबंधन हो रहा है वो अच्छे ढंग से हो। एक समस्या के रूप में ये भी वर्तमान शिक्षा पूर्व प्राथमिक शिक्षा में देखने को मिल रहा है कि जो शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जो उद्देश्य रख करके पढ़ानी चाहिए, जो बच्चों में बुनियादी जरूरतों को रख के पढ़ानी चाहिए, वो प्रबंधन के माध्यम से नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, यानी स्कूल कैसे संचालित हो, इसकी व्यक्तिगत स्तर पे या सरकारी स्तर पे इसका प्रबंधन कैसे हो, यह समस्या आज भी बनी हुई है। 13वां पॉइंट देखते हैं क्या कहता है, दिया हुआ है विभाजित उत्तरदायित्व की समस्या। विभाजित उत्तरदायित्व की समस्या का सीधा मतलब यही है, भारत में जो केंद्र सरकार है, ठीक है, या जो प्रदेश की सरकार है, ये दोनों जो है इस शिक्षा को लेकर के जो इनके उत्तरदायित्व हैं उसमें भी स्पष्टता नहीं है। क्या है, उसमें स्पष्टता न होने के कारण जो इसके दायित्व होते हैं न तो केंद्र सरकार संभाल पा रही है, न तो प्रदेश की सरकार संभाल पा रही है, और इन दोनों के इसी जद्दोजहद के कारण ये शिक्षा जो है पूरी तरह से उन्नति के पथ पर नहीं जा पा रही है। तो अगर इस शिक्षा को आगे बढ़ाना है तो इसका जो है जो उत्तरदायित्व है उसको स्पष्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के प्री प्राइमरी एजुकेशन मजबूत हो सकती है। 14वां पॉइंट क्या कहता है, देख लिया जाए, साज सज्जा की कमी। साज सज्जा की कमी का सीधा मतलब यही है कि वर्तमान में जो ये शिक्षा चल रही है उसमें क्या है, अमूमन देखा जाता है कि इस तरह के विद्यालय जो है ऐसे ही घिटी पिटी व्यवस्थाओं में चल रहे हैं। न तो बच्चों के लिए खेल की सुविधा है, न तो बच्चों की रुचि के अनुसार पढ़ाने की व्यवस्था है, पढ़ने की व्यवस्था है, न तो बच्चों की जो क्या कहते हैं भोजन से संबंधित पोषण आहार की जो बात आती है उसकी भी व्यवस्था नहीं है, या स्कूलों में सैंपट हुआ या खेल कूद से संबंधित सामग्री हुई, या भवन या मकान की व्यवस्था हुई, या पानी की व्यवस्था हुई। इस तरह की जरूरत भरी जो चीजें होती हैं उसमें आज भी इन विद्यालयों में देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए इस पॉइंट को रखना पड़ा है कि साज सज्जा की कमी है। ठीक है ना, यानी विद्यालय में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो आज भी देखने को नहीं मिलती है, इसलिए ये भी एक प्रमुख समस्या के रूप में वर्तमान में देखने को मिलती है। ठीक है ना, अब इसका समाधान क्या हो सकता है, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। इसका समाधान यही है कि सरकार के द्वारा प्रवेश संबंधी जो नियम होता है उसको निर्धारित करना पड़ेगा। किस उम्र इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे पढ़ेंगे या किस उम्र के बच्चे इसमें पढ़ेंगे, तभी जाकर के प्रवेश संबंधी समस्या को दूर किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो पाठ्यक्रम की समस्या है इसके लिए भी सरकार को पूरी तरह से अच्छे से क्या कहते हैं इसका एक मानक निर्धारण करना चाहिए, तभी जाकर के या तो इसको औपचारिक रूप प्रदान किया जाए
या तो अनौपचारिक रूप से बच्चों की रुचि और खेल या अन्य एक्टिविटी के माध्यम से शिक्षा देने की बात किया जाए, तभी जाकर के पाठ्यक्रम संबंधी समस्या को दूर किया जा सकता है। तीसरा जो समस्या है, इसका उद्देश्य जो है पूरी तरह से स्पष्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के बच्चों में बुनियादी जो है जरूरतों को पूरा किया जा सकता है या भावी शिक्षा के लिए तैयार किया जा सकता है। अभिभावकों की जो अभिभावकों की अज्ञानता है, उनमें जागरूकता ला करके उनको जागरूक करके पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मजबूत प्रदान किया जा सकता है। सरकार की जो उदासीनता है, उस उदासीनता को क्या किया जा सकता है, उनकी जिम्मेदारियों का एहसास करा करके उसके लिए एक रूपरेखा बना करके, चाहे केंद्र सरकार की बात हो चाहे राज्य सरकार की बात हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सरकार को आगे आना चाहिए, तभी प्री प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत किया जा सकता है। धन की कमी की जो बात है कि धन की कमी इस तरह के विद्यालयों में पाई जा रही है, तो सरकार के द्वारा जैसे प्राइमरी शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा के लिए हम जो धन रिकमेंड करते हैं बजट के रूप में, इस शिक्षा में भी एक मोटी रकम जो है क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के इस शिक्षा को मजबूत और उन्नति के पथ पर ले जा सकता है। इनमें जो टीचरों की नियुक्ति होती है, उसमें योग्य शिक्षक तभी प्राप्त हो पाएंगे जब ऐसे शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हम करेंगे, ठीक है ना। जब प्रशिक्षित रहेंगे तभी नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए या शैशवावस्था के इन बच्चों के लिए एक बुनियादी शिक्षक प्राप्त हो पाएगा, जो अच्छे संस्कार, अच्छा गुण, अच्छा शिक्षा प्रदान कर पाएगा। जो भवन की समस्या है, जो मकान की समस्या है, मकान की समस्या तभी दूर होगी जब सरकार इस तरह के विद्यालयों की स्थापना या व्यक्तिगत स्तर पर एक दिशा निर्देश जारी करते हुए अच्छे भवन बनाने का गाइडलाइन सरकार के द्वारा दी जाएगी। जिस तरह से शहरों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जन जागरूकता फैलाई जा रही है, उसी तरह से जब गांवों में भी इस तरह की शिक्षा को हम जागरूकता के माध्यम से इसको प्रचार प्रसार कराएंगे, तभी पूर्व प्राइमरी शिक्षा पूरी तरह से मजबूत हो सकती है। इसके साथ साथ जो साज सज्जा की बात है, तो सीधी बात वही हुई कि मकान के साथ साथ उस स्कूल में जो भी जरूरत की चीजें हैं बच्चों के लिए, चाहे खेल से संबंधित, चाहे पाठ्यक्रम से संबंधित, चाहे वातावरण से संबंधित, चाहे शुद्ध पानी या जलपान की से संबंधित किसी भी चीज की करेंगे, तभी साज सज्जा से संबंधित भी इसकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो मैंने जो भी समस्या के रूप में बातें आपसे बताई, उसका समाधान यही हो सकता है कि प्रवेश संबंधी नियम बनाने चाहिए, पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाना है इसको स्पष्ट करनी चाहिए, जो उद्देश्य है उसको स्पष्ट करनी चाहिए, अभिभावकों को जागरूक किया जाना चाहिए, सरकार आगे आकर के अपनी जरूरतों और अपनी जिम्मेदारियों को एहसास समझते हुए इसको अपनी मुख्य मुद्दा में लेते हुए प्री प्राइमरी शिक्षा को आगे बढ़ानी चाहिए। इस पर जो है विशेष तौर पे धन को खर्च करना चाहिए, प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है ना। एक उत्तम विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। इन सभी बिंदुओं पर सरकार और व्यक्तिगत हाथों में जो भी कॉलेज चलाते हैं इस तरह के, उनको ध्यान देते हुए इन सभी समस्याओं को समाधान करके पूर्व प्राथमिक शिक्षा को पूरी तरह से मजबूत किया जा सकता है, जैसा कि मेरा मानना है, ठीक है ना। तो ये था आज का टॉपिक, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं और उसका समाधान। आज के लिए बस इतना ही। आगे पुनः आपको अगले क्लास और वीडियो में मुलाकात होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।